जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का इस सीरीज में जिसमें हम आंसर राइटिंग कोर्स को बारकाई से देख रहे हैं और समझ रहे हैं किस तरीके से आंसर राइटिंग मेंस में बोली या फिर ऐसे राइटिंग हमें करना है। तो हमने देखा था लास्ट लेक्चर में कि क्वेश्चंस जो है वो किस प्रकार के आते हैं, किस टाइप के आते हैं। और जो डिस्क्रिप्टिव था, जो सबसे पहला भाग हमने देखा था डिस्क्रिप्शन का, उसमें हमने फर्स्ट वर्ड जो है उसको यहाँ पर डिस्कस किया था, जो कि था डिफाइन। मतलब क्या है कि आपको यहाँ पर डिफाइन करना पड़ता है, कोई टर्म आपको दे दी गई होती है और उसको आपको डिफाइन करना पड़ता है कि बताइए भैया इस टर्म के बारे में आप थोड़ी इंफॉर्मेशन जो है वो डालिए। यहाँ पर आपको फैक्ट्स के बेसिस पर ही बात करना पड़ता है। जैसे एक क्वेश्चन भी हमने देखा था कि डिफाइन सेक्युलरिज्म एज प्रैक्टिस्ड इन इंडिया एंड वेस्टर्न वर्ल्ड। तो इसमें मैंने आपको बताया था कि अगर आप ओरिजिन ऑफ द वर्ल्ड, ये जो वर्ड है इसका ओरिजिन अगर आप लिखो तो काफी अच्छा एक इम्पैक्ट पड़ता है। उसी के साथ साथ अगर मीनिंग आप बता दो वर्ड का तो इससे भी काफी अच्छा इंपैक्ट पड़ेगा, आपका डिफाइन जो है प्रॉपर तरीके से डिफाइन हो जाएगा। उसी के साथ साथ इंडिया में कैसा प्रैक्टिस किया जाता है, वेस्टर्न वर्ल्ड में कैसा किया जाता है। इंडिया में पॉजिटिव पर्सपेक्टिव से होता है, वेस्टर्न वर्ल्ड में नेगेटिव पर्सपेक्टिव से होता है। कल के लेक्चर में मैंने आपको बताया था। उसी के साथ साथ अगर आप कुछ एग्जांपल्स भी दे पाओ तो यहाँ पर आपको आंसर में काफी एक अच्छा एज मिल जाता है। आंसर में आपको एक अच्छा, एक समझ लीजिए कि एक इम्पैक्ट जो है काफी अच्छा पड़ जाता है कि हाँ, आपने जो आपका आंसर लिखा है, आपने जो डिफाइन किया है, आपने जो यहाँ पर इंडिया और वेस्टर्न वर्ल्ड के बीच में डिफरेंस बताया है, ये आपने आपके मन से नहीं बताया है। आपने यहाँ पर कुछ प्रूफ जो है उसके तहत आपने यहाँ पर चीजें जो है वो बताई है, तो एक अच्छा इम्पैक्ट पड़ता है जिससे कि जो चेक करने वाला इंसान है वो इंप्रेस होकर आपको अच्छे मार्क्स दे देता है। मतलब आपको दूसरे लोगों के मुकाबले एक एज मिल जाता है। क्लियर है? अब आते हैं हम दूसरे वर्ड पर। दूसरा वर्ड है डिस्क्राइब। डिस्क्राइब भी अगर आप देखो दिखेगा, मतलब यहाँ पर ज्यादातर चांसेस है कि डिस्क्रिप्टिव जो है वही क्वेश्चन आपको पूछा गया है। अब जब भी डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन आ रहा है इसका ये मतलब है कि आपको फैक्ट्स के बेसिस पर बात करना जरूरी है। यहाँ पर आपको ज्यादा आपके ओपिनियन जो है वो प्रकट नहीं करने हैं। यहाँ पर आपको जबरदस्ती खुद की जो बातें हैं, खुद का जो एक आइडियोलॉजी है वो यहाँ पर आपको आंसर में लिखने की जरूरत नहीं है। ठीक है? तो डिस्क्राइब, मैं फिर से बोल रहा हूं कि जो भी हम यहाँ पर टर्म्स देख रहे हैं मोस्ट प्रोबेबली ये उसी पर्सपेक्टिव से आते हैं। जरूरी नहीं कि डिस्क्राइब जो है वो सिर्फ डिस्क्रिप्टिव में ही आएगा। हो सकता है कि पूरा पलट फेर करके वो इवेल्युएशन में भी डिस्क्राइब जो है वो वर्ड डाल दे। तो इससे वर्ड पर आप स्ट्रिक मत लीजिए। यहाँ पर हम देख रहे हैं कि अगर इस तरीके क्वेश्चन आता है, डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन आता है, तो उसके अलग अलग भागों को हम किस तरीके से आंसर्स में तब्दील कर सकते हैं, किस तरीके से हमारा आंसर जो है वो बना सकते हैं। तो डिस्क्राइब वर्ड जब हम देखते हैं, मतलब क्या है, आपको कोई टर्म, आपको कोई टर्मिनोलॉजी, आपको कोई कॉन्सेप्ट को सिर्फ डिस्क्राइब करना है। अब जब भी हम डिस्क्राइब कर रहे हैं मतलब क्या है कि उस कॉन्सेप्ट को, उस टर्मिनोलॉजी को, उस टर्म को हम फैक्ट्स के बेसिस पर बता रहे हैं। मतलब उसके बारे में, उसको हमें जज नहीं करना है। जो टर्मिनोलॉजी है उसको हमें जज नहीं करना है, बल्कि टर्मिनोलॉजी के बारे में इंफॉर्मेशन देनी है, उस टर्मिनोलॉजी को हमें डिस्क्राइब करना है। बस यहाँ पर हमारे ओपिनियन वगैरह कोई रखने की जरूरत नहीं होती है। एक एग्जाम्पल देखते हैं। यहाँ पर क्वेश्चन है कि डिस्क्राइब एनी, यहां पर एंड नहीं चाहिए, एनी 5 सैलिएंट फीचर्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एंड देयर सिग्निफिकेंस इन टुडेज पॉलिटिक्स। मतलब पूछा क्या गया है आपको, यहां पर जो सैलिएंट फीचर्स है, आपने अगर पॉलिटिकल लेक्चर्स देखे हैं तो आपको सैलिएंट फीचर्स तो पता होंगे। अब यहां पर आपको ऐसे 5 सैलिएंट फीचर के बारे में ही बताना है। नहीं तो बहुत सारे लोग क्या करते हैं कि हाँ, हम सारी सैलिएंट फीचर लिख देंगे ना। अरे क्यों? जब पूछे 5 गए हैं तो आप सारे के सारे क्यों लिखोगे, है ना? तो यहाँ पर 5 सैलिएंट फीचर पूछे गए इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के, उसी के साथ उनके सिग्निफिकेंस जो है आज के पॉलिटिक्स के हिसाब से ये पूछे गए हैं। तो मतलब क्या है, डायरेक्टली आपको करना क्या है, डायरेक्टली आपको 5 सैलिएंट फीचर जो हमारे संविधान के वो लिखने हैं। नहीं तो बहुत सारे लोग क्या करते हैं कि हमारे संविधान जो है इसमें कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली जो है वो फॉर्म हुई थी, फिर ड्राफ्टिंग कमेटी हुई थी, ड्राफ्टिंग कमेटी के तहत यहाँ पर कुछ फीचर जो है हमारे संविधान को वो दिए गए, हमारे प्रीएम्बल में भी ये देखने को मिलता है। फालतू की बातें लिखना नहीं है, यहाँ पर हमें स्टिक रहना है, क्योंकि वर्ड लिमिट दी हुई होती है। वर्ड लिमिट के अगर आप बाहर चले गए और पूरा लक्ष्मीकांत छाप दिया अगर पेपर में, तो फिर मतलब नहीं रहेगा। यहाँ पर आपको बेसिक क्या करना है, जो क्वेश्चन पूछा गया है उस पर स्टिक रहना है। इसीलिए यहाँ पर आपको 5 सैलिएंट फीचर पूछे गए हैं, तो डायरेक्टली आप 5 सैलिएंट फीचर जो है वो स्टेट कर सकते हो। उसी के साथ साथ ये जो 5 सैलिएंट फीचर्स आपने बताए उसके बारे में डिटेल जो है वो आप लिख सकते हो। और दूसरा जो आपको टर्म पूछा गया है कि सिग्निफिकेंस जो है आज के पॉलिटिक्स में, तो मतलब आपको वही सैलिएंट फीचर पिक करने हैं जिसको आप प्रॉपर डिफाइन कर सको, जिसको आप सिग्निफिकेंस के रूप में बता सको आज के पॉलिटिक्स के साथ। ठीक है? तो ये चीज काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट हमें यहाँ पर देखने को मिलती है। और अगर आप कुछ एग्जांपल्स भी डाल सको तो काफी अच्छा रहता है। लेकिन ध्यान रखना है, आपको यहाँ पर आपके ओपिनियन जो है वो नहीं देने हैं, ओपिनियन आपको लादने नहीं है। जब तक आपसे ओपिनियन ना पूछा जाए तब तक आपको ओपिनियन बताने की जरूरत नहीं है। आपको एक मैं एग्जाम्पल देता हूँ। एक एस्पिरेंट है, मेरे अच्छे दोस्त है, तो वो
इंटरव्यू में गए थे। अब इंटरव्यू में उनसे पूछा कि आपने आपने जो सिगरेट है या फिर जो शराब है वो आपने सबसे पहली बार आपके दोस्त से पी थी या फिर आपने खुद के पैसों से पी थी। तो उसने बोलना शुरू किया कि ये जो सिगरेट होती है, शराब होती है, ये हमारा व्यक्तिमत्व जो है वो नहीं बताता है, ऐसे सब बोलना जो है वो शुरू कर दिया। अब वहां पर उस उनकी बातों को काट कर जो इंटरव्यूअर है उन्होंने कहा कि हमने आपसे सीधा सीधा क्वेश्चन पूछा है कि अगर आपने पिया है तो ठीक है, अगर नहीं पिया है तो आप वैसा बता दीजिए, है ना। तो क्या होता है कि जो आपसे पूछा गया है उस पर अगर आप स्टिक रहोगे तो फिर क्या है, सुनने वाले को भी अच्छा लगेगा और आपको भी अच्छा लगेगा। नहीं तो अगर आप फालतू की बातें बताने लग जाओगे तो फिर उसमें कोई मतलब रहता नहीं है, ठीक है। तो इसीलिए यहाँ पर आपको ओपिनियन जो है आपके नहीं लादने हैं। नेक्स्ट टर्म पर आते हैं जो कि है इन्यूमरेट। इन्यूमरेट, ठीक है। अब इन्यूमरेट अगर आपको दिखता है मतलब आपको डिस्क्रिप्टिव जो है वो आपको देखने को मिलेगा और आपको डिस्क्राइब करना पड़ेगा। बेसिकली क्या होता है इन्यूमरेट में, आपको वही होता है कि डिस्क्राइब जो है वो चीज आपको करनी पड़ती है, जो चीज आपको पूछी गई है उसको ही आपको डिस्क्राइब करना पड़ता है। एग्जाम्पल लेते हैं, इन्यूमरेट द प्रॉब्लम्स एंड सिग्निफिकेंस ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। मतलब यहाँ पर क्या है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो है उसके बारे में पूछा गया है, उसके जो प्रॉब्लम्स है और सिग्निफिकेंस है उसको आपको इन्यूमरेट करना है, ठीक है। तो सबसे पहले आपको करना क्या पड़ेगा, यहाँ पर एक टर्म जो है, टर्मिनोलॉजी जो है वो आपको दी गई है। तो सबसे पहले तो किसी भी चीज की प्रॉब्लम्स और उसके सिग्निफिकेंस को बताने के लिए वो टर्म क्या है वो आपको बताना पड़ेगा ना, है ना। तो इसीलिए शॉर्ट में यहाँ पर देखिए आपको बोला नहीं गया है प्रॉपरली कि डिफाइन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड इन्यूमरेट द प्रॉब्लम्स एंड सिग्निफिकेंस, ऐसा नहीं बोला गया है। मतलब आपको बेसिकली क्वेश्चन जो है उसमें ये कंसीडर करके पूछा गया है कि आपको आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का मतलब पता है, इसलिए बोला है कि आपको प्रॉब्लम्स एंड सिग्निफिकेंस बताना है। मतलब बेसिकली क्वेश्चन में आपको सिर्फ प्रॉब्लम्स एंड सिग्निफिकेंस के बारे में बोला गया है, ये कंसीडर करते हुए कि आपको आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बारे में पता है। मतलब यहां पर आपको करना क्या है, यहां पर आपको थोड़ा उसको बता देना है कि देखो भाई साहब, आपने तो पूछा, आपने कंसिडर किया है, लेकिन आपको अगर शक हो तो हम बता देते हैं एक लाइन में कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस होता क्या है। तो डिफाइन आपको करना है, लेकिन शॉर्ट में, आपको लेंदी नहीं रखना है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो है ये डिफिनेशन है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की, फिर उसके बाद आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो है उसके ये चीजें हैं। मतलब आपको फालतू की डिटेल्स में नहीं जाना है, ठीक है। आपको सबसे पहले तो दो लाइन में आपको आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो है उसको डिफाइन कर देना है और फिर सीधा आना है क्वेश्चन पर जो बोला गया है कि प्रॉब्लम्स एंड सिग्निफिकेंस जो है वो आप बताओ। तो यहाँ पर आपको दोनों पॉजिटिव्स एंड नेगेटिव्स जो है वो यहाँ पर बताने हैं। अब आपको सब हेडिंग अगर आप इस्तेमाल करते हो तो ज्यादा इंपैक्ट पड़ता है। मतलब यहाँ पर पॉजिटिव्स है ना, या फिर जो प्रॉब्लम्स है, सिग्निफिकेंस है, ये हेडिंग डालकर अगर आप बुलेट्स इस्तेमाल करते हो, बुलेट्स मतलब बंदूक नहीं, बुलेट्स मतलब वो जो ऐसे ऐसे डॉट्स होते हैं ना कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यहाँ पर इस तरीके से जो होता है पॉइंट वाइज जो आप लिख रहे हो, तो ये ज्यादा बेटर होता है। क्या है कि आप लिखने में आपको दोनों को मार्क्स मिलेंगे, लेकिन जब हम कोई प्रॉब्लम्स, सिग्निफिकेंस, ऐसी कोई चीजें लिखते हैं कि 1 2 3 4 ऐसे जब हम गिनाते हैं, उस टाइम पर हम बुलेट का इस्तेमाल करें, अगर हम न्यूमेरिकल्स का इस्तेमाल करें तो ज्यादा इंपैक्ट पड़ता है, चेक करने वाले को भी आसानी जाती है। अगर आप प्रॉब्लम्स यहाँ पर शुरू कर दोगे कि हाँ ये है, फिर यहाँ पर आपका खत्म हुआ, यहाँ पर सेकंड, यहाँ पर दूसरा प्रॉब्लम, यहाँ पर खत्म हुआ, ये अच्छा लगता नहीं है ना। हमें एक शोकेस भी अच्छा करना है हमारे आंसर को, ठीक है। मतलब एक समझ लीजिए कोई शैम्पू की बॉटल है, शैम्पू शैम्पू कितना भी अच्छा है, लेकिन अगर ये बहुत ही वाहियात डब्बी में अगर उसको ये करके दिया गया, कोई खरीदेगा नहीं, है ना। तो इसीलिए क्या है कि हमें प्रेजेंटेशन भी अच्छा करना पड़ता है। यहाँ पर अगर मैं कैसे भी प्रेजेंटेशन कर दूं तो आपको अच्छा लगेगा क्या, खास अट्रैक्ट क्या करता है, यहाँ पर जो प्रेजेंटेशन मैंने बनाया हुआ है वो ज्यादा अट्रैक्ट करता है ना। फिर यहाँ पर भी सेम वही चीज, आपको खुद के ओपिनियन जो है वो नहीं लादने हैं। डिस्क्रिप्टिव में आप ध्यान में रखिए, जितने कम ओपिनियन आपको जब तक पूछा ना जाए आपके ओपिनियन आप ला दिए मत, ठीक है, जिससे आपका इंपैक्ट अच्छा रहे। फिर नेक्स्ट आता है इलेबोरेट। इलेबोरेट में क्या होता है कि किसी चीज के बारे में आपको कुछ एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन ऐड करनी है बस, ठीक है, वो एलोबरेट का होता है। मतलब फर्ज कीजिए कि एलोबरेट द कॉन्सेप्ट ऑफ आत्मनिर्भर भारत, जो आत्मनिर्भर भारत है उसके कॉन्सेप्ट को आपको क्या करना है, एलोबरेट करना है। या फिर आयुष्मान भारत बोल दीजिए, जो भी ऐसे कॉन्सेप्ट्स है उसको आपको एलोबरेट करना है। तो मतलब क्या है कि डिफाइन के थोड़ा आगे जा रहे हैं, डिफाइन के थोड़ा आगे, लेकिन यहां पर भी हम फैक्ट्स के बलबूते पर ही बात करने वाले हैं, क्योंकि जो गवर्नमेंट की तरफ से चीजें आई है उसी पर हम यहाँ पर बात करेंगे। यहाँ पर आपको बोला नहीं गया है कि आप उसके पॉजिटिव्स, नेगेटिव्स, ये सारी चीजें जो है वो बताते फिरो, है ना, या फिर ये बताते फिरो कि इसमें और क्या किया जाना चाहिए।
या फिर ऐसा नहीं बोला गया है कि इसका इम्पैक्ट जो है वो सही हुआ है गलत हुआ है हमारे सोसाइटी पर, गवर्नमेंट का डिसीजन जो है वो सही रहा है गलत रहा है, ऐसी कोई चीजें नहीं पूछी गई है, इसलिए उसमें जाने का कोई मतलब नहीं है। इलेबोरेट बोला गया है कॉन्सेप्ट ऑफ आत्मनिर्भर भारत, तो इसमें आपको आत्मनिर्भर भारत क्या है ये बताना है। अब गवर्नमेंट के सेंस में आत्मनिर्भर भारत क्या है ये आपको बताना यहाँ पर एक एज आता है। आत्मनिर्भर भारत वोकल फॉर लोकल, ये सारे कॉन्सेप्ट आप डाल भी दोगे, ये सारी टर्मिनोलॉजीज आप डाल भी दोगे, फैंसी वर्ड्स आप डाल दोगे, लेकिन बेसिक क्रक्स क्या है कि हम यहाँ पर बाहर की कंट्रीज के प्रोडक्ट्स को बॉयकॉट करें और हमारे कंट्रीज के जो प्रोडक्ट है उसको अपनाएं, ये है कि आत्मनिर्भर भारत? जी नहीं। तो गवर्नमेंट की तरफ से जो आत्मनिर्भर भारत एक्चुअल में आया है वो जरूरी होता है, इसीलिए जो पीआईबी है वो भी इंपॉर्टेंट होता है कि गवर्नमेंट का कहना क्या है। हम यहाँ पर क्या करते हैं, हम यहाँ पर देख लेते हैं कि अच्छा इसका ये होगा वो होगा, है ना, आर्टिकल्स के थ्रू एडिटोरियल्स के थ्रू हम ये देख लेते हैं कि ये सही है गलत है, लेकिन गवर्नमेंट की तरफ से एक्चुअल में क्या आया है वो वहां पर लिखना पड़ता है। मैं फिर से बोल रहा हूँ, इकोनॉमिक सर्वे, बजट, गवर्नमेंट जो डेटा होता है ये सबसे रिलेवेंट होता है और यही आपको एग्जाम में लिखना पड़ता है। ठीक है, आप जब भी कुछ चीज कोट कर रहे हो, ठीक है, मतलब समझ लीजिए कि अगर हमारी जीडीपी जो है, जीडीपी ग्रोथ रेट अगर समझ लीजिए 7% है, ठीक है, ये प्रिडिक्ट किया गया है अलग अलग एजेंसीज के द्वारा, लेकिन गवर्नमेंट का डेटा आया है कि हमारी जो जीडीपी ग्रोथ रेट है वो 10% है। अब बहुत सारे लोगों ने इस पर सवाल भी खड़े किए, अगर फर्ज कीजिए सवाल भी खड़े किए कि ये हो ही नहीं सकता है, 10% है ही नहीं, हमारी ग्रोथ रेट जो है 7% ज्यादा हो ही नहीं सकती है, ये गवर्नमेंट ने फ्रॉडलेंट डेटा जो है वो यहाँ पर दिया है। मगर फिर भी जब हम एग्जाम में लिखेंगे हमें 10% जो है वही लिखना पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि ये ऑथराइज डेटा होता है। उसी के साथ जो पिलर्स आत्मनिर्भर के हमें देखने को मिलते हैं, बेनिफिट जो गवर्नमेंट की तरफ से प्रोवाइड किया गया है, ठीक है, बेनिफिट जो गवर्नमेंट की तरफ से दिए गए, यहाँ पर भी आपको कोई ओपिनियन जो है वो लिखने की जरूरत नहीं पड़ती है। तो ये नेक्स्ट पार्ट आता है। फिर उसके बाद आता है इल्यूसिडेट। आपने कई ऐसे जो मेंस है उसके क्वेश्चंस आपने अगर देखे होंगे, उसमें इल्यूसिडेट ऐसा भी आता है। मतलब इल्यूसिडेट क्या होता है कि आपको कोई चीज को क्लैरिटी के साथ बताना पड़ता है, मतलब कहीं पर कुछ संदेह है, ठीक है, उसको आपको क्लैरिटी के साथ बताना है। यहाँ पर भी जो फैक्ट्स है वही आपको लादने पड़ते हैं, यहाँ पर आपको कोई ओपिनियन जो है आपका नहीं देना पड़ता है। एग्जाम्पल देखते हैं, महात्मा गांधी एंड डॉक्टर बी आर आम्बेडकर डिस्पाइट हैविंग डाइवर्जेंट अप्रोच हैड अ कॉमन गोल, इल्यूसिडेट। मतलब क्वेश्चन क्या बोला गया है कि महात्मा गांधी और डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर जो है उनके डाइवर्जेंट अप्रोच थे, लेकिन कॉमन गोल था, एक ही गोल था। अब आप महात्मा गांधी के टाइम पर भी जिंदा नहीं थे, मतलब पैदा नहीं हुए थे। आप आम्बेडकर जी जब उन्होंने अपने जो गोल्स किए थे या फिर जो भी उन्होंने अप्रोच रखा था उस टाइम पर भी हम पैदा नहीं हुए थे। इसीलिए क्या है कि हमने पढ़कर ही किया है ना, तो इसीलिए यहाँ पर हमारे ओपिनियन नहीं आ सकते हैं। हाँ, अगर कोई महात्मा गांधी के टाइम पर थे या फिर डॉक्टर बी आर आम्बेडकर के टाइम पर थे, अगर वो अपनी चीजें बता रहे हैं तो फिर हम ये बोल सकते हैं कि हाँ भैया उनके ओपिनियन जो है वो आ सकते हैं। लेकिन हम यहाँ पर जब एग्जाम के लिए लिख रहे हैं तो एक्सपेक्ट नहीं करेंगे वो कि हमारे ओपिनियन हम बताएं। तो यहाँ पर आपको जो फैक्ट्स है, जो आपने पढ़ा हुआ है, जो भी किताबों में अवेलेबल है, जो भी रिकॉर्ड्स में अवेलेबल है, उसी के बलबूते पर, उसी के एग्जाम्पल्स के साथ हमें यहाँ पर चर्चा करनी पड़ेगी। उसी के एग्जाम्पल्स को लेकर हमें यहाँ पर आंसर जो है उसमें लिखना पड़ेगा। ठीक है, जैसे कि फर्ज कीजिए कि यहाँ पर आपको वेरियस डाइवर्जेंट अप्रोच जो है उसके बारे में बताना पड़ेगा कि कौन कौन से डाइवर्जेंट अप्रोच थे। लेकिन उसी के साथ साथ यहाँ पर डाइवर्जेंट अप्रोच तो रहे हैं, है ना। यहाँ पर अगर जैसे कि फर्ज कीजिए ना कि यहाँ पर क्या है कि कांग्रेस है, बीजेपी है, दोनों का मेन एजेंडा क्या है या फिर क्या कहते हैं कि हमें देश की तरक्की करनी है। अगर देश की तरक्की करनी है तो फिर साथ में क्यों नहीं कर सकते हैं, क्योंकि अप्रोचेस डाइवर्जेंट है लेकिन कॉमन गोल है कि देश का अच्छा होना चाहिए, देश का भला होना चाहिए, लेकिन अप्रोच अलग अलग है, आइडियोलॉजी अलग अलग है, दोनों के रास्ते अलग अलग है। उसी तरीके से यहाँ पर डाइवर्जेंट अप्रोच किस तरीके से रहे हैं वो हमें यहाँ पर बताना पड़ेगा, है ना। फिर उसके बाद सेम गोल जो है वर्ना सिस्टम के रिगार्डिंग बोलिए, डिसेंट्रलाइजेशन के बारे में बोलिए, है ना, तो ये हमें देना पड़ेगा। कुछ हमें एग्जाम्पल जो है वो बताने पड़ेंगे कि हरिजन बोलिए या फिर जो अलग अलग जो अंबेडकर साहब ने जो अलग अलग तरीके से जो कमिटीज है वो खड़ी किए थे, है ना, जो एक ऑर्गेनाइजेशन है वो खड़ी किए थे। मतलब क्या है कि अप्रोच डाइवर्जेंट रहे हैं, इन्होंने अलग संगठना ली है, इन्होंने अलग अलग संगठना ली है, लेकिन गोल कॉमन था कि जो डिप्रेस क्लास है उनका उद्धार होना चाहिए, डिप्रेस क्लास जो उनका उद्धार होना चाहिए, या फिर जो डिसेंट्रलाइजेशन है वो होना चाहिए, जो डिसेंट्रलाइजेशन है वो होना चाहिए, लेकिन अप्रोचेस अलग अलग थे। तो एग्जाम्पल्स के साथ हमें यहाँ पर बताना पड़ेगा। कंक्लूड जो है कुछ फ्रेज जो है, स्टेटमेंट बाय फ्रेजिंग इट, है ना, कुछ स्टेटमेंट जो दिए हुए हैं, अगर आपको कुछ कोट्स पता है, अगर आपने कुछ किसी ने कुछ बोला हुआ वो पता है, यहां पर काम आता है कि किसने क्या स्टेटमेंट दिए थे। जैसे कि 1857 का रिवोल्ट है,
उसके बारे में बहुत सारे लोगों ने बहुत सारी बातें कही है ना। तो ये जो चीजें होती है, कभी कभी स्टेटमेंट्स आपको कोट अगर आप करते हो तो जबरदस्त पड़ता है। यहाँ पर भी आपको फिर से ओपिनियन जो है वो नहीं देना है। क्लियर है, समझ में आ गया। अब यहां पर आता है समराइज। समराइज मतलब क्या है कि आपको बड़ी से बड़ी चीज पूछी जाएगी, लेकिन आपको शॉर्ट में उसको समराइज करना है, शॉर्ट में आपको उसको एक्सप्रेस कर देना है। अब यहां पर एक क्वेश्चन हम लेते हैं, समराइज द नेशनल एजुकेशन पॉलिसी इन इंडिया। मतलब आपको यहां पर नेशनल एजुकेशन पॉलिसी जो है उसके बारे में बताना है। ठीक है, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी के बारे में अगर आप लिखने बैठो तो फिर तो स्टार्टिंग से लेके अब तक आप कितने ही चीजें लिख दो, मतलब आप यूनिवर्सिटी के सप्लीमेंट पे सप्लीमेंट ले लो सिर्फ एक क्वेश्चन पर। लेकिन यहाँ पर आपको पूछा क्या गया है, पूछा गया है समराइज करने के लिए। समराइज करना है, यहाँ पर आप कोई ओपिनियन दे सकते हो। ओपिनियन पूछा गया है आपको कि नेशनल एजुकेशन पॉलिसी सही है गलत है, नहीं। आपको जितनी भी नेशनल एजुकेशन पॉलिसीज हुई है उसको समराइज करने को कहा गया है। तो यहाँ पर आपको जितनी भी नेशनल एजुकेशन पॉलिसीज है उसके बारे में पता रहना चाहिए। शॉर्ट पॉइंट्स में आपको एक एक जो पॉलिसी रही है स्टार्टिंग से लेके तो उसके बारे में लिखना पड़ेगा। कुछ फैक्चुअल डेटा अगर आपके पास अवेलेबल है तो वो लिखना पड़ेगा। अगर कुछ आपके पास ट्रेंड जो है फंडिंग्स के कि गवर्नमेंट ने कितना कितना जो है वो बजट में एलोकेट की है, ठीक है, 6% की है या फिर 3% की है, कितना कितना एलोकेट की है वो आप लिख सकते हो। तो इस तरीके से आप लिख सकते हो। यहां पर भी आपको ओपिनियन जो है वो नहीं देना है। क्लियर है, समझ में आया। अब देखिए यहां पर जो डिस्क्राइब वाले हैं वो हमने यहां पर देखे कि किस तरीके से हम यहां पर क्वेश्चन जो है वो पूछे जाते हैं, किस तरीके से क्वेश्चंस आपको आते हैं, कौन कौन सी टर्मिनोलॉजीज का इस्तेमाल किया जाता है। डिस्क्राइब में आपको बेसिक डिफाइन जो है क्लियर तरीके से वो करना पड़ता है। एग्जैक्टली क्या इन्वॉल्व है वही आपको देना पड़ता है। मतलब ज्यादातर अगर आप देखोगे फैक्ट्स के बलबूते पर हम यहाँ पर चर्चाएं करते हैं, फैक्ट्स के बलबूते पर हम यहाँ पर बात करते हैं। अब नेक्स्ट थोड़ा अगर हम इसमें एडवांस में जाते हैं जहां आपके थोड़े ओपिनियन लिए जाएंगे, या फिर इवेल्युएट पर जाते हैं जहां पर कंक्लूजन में आपको जो जो अपॉर्चुनिटीज है वो देना पड़ेगा जो आपने पढ़ी नहीं है, तो फिर यहाँ पर अलग अलग टर्मिनोलॉजीज जो है और ज्यादा इस्तेमाल की जा सकती है और खतरनाक तरीके की टर्मिनोलॉजीज जो है उनका यहाँ पर हमें आगमन देखने को मिलता है। और जैसा मैंने आपको पहले भी कहा था कि एक ही क्वेश्चन में हो सकता है कि तीनों चीजें जो है वो आपको पूछ ली जाए। तो यहाँ पर आपको डिफाइन जो है फैक्ट जो है वो भी पता रहना चाहिए क्वेश्चन के। आपको जो एनालिसिस है वो भी करना पड़ेगा, मतलब आपको कुछ पॉइंट जो है वो भी रखने पड़ेंगे, आपके ओपिनियन भी रखने पड़ेंगे। उसी के साथ साथ उस चीज को क्रिटिसाइज इवेल्युएट भी करना पड़ेगा और जो फ्यूचर स्कोप है वो भी बताना पड़ेगा। तो ऐसे भी क्वेश्चंस आपको आएंगे। तो अब यहाँ पर हमारा ये वाला जो पोर्शन है ये कंप्लीट हो गया है। अब हम नेक्स्ट लेक्चर में जो बचे हुए पोर्शन है उसको कवर कर लेंगे, जिससे कि हमारा आंसर राइटिंग का जो है वो आपको एक ढांचा है वो मिल जाएगा। फिर उसके बाद हम एसे राइटिंग जो है उस पर जाएंगे। एसे राइटिंग के बारे में हम देखेंगे किससे कैसे एसे होता क्या है, उसको कैसे लिखा जाता है, किस किस प्रकार के एसे आते हैं, उनको हमें अप्रोच कैसे करना पड़ता है। इसी तरीके से हम एसे के बारे में देखेंगे। फिर उसके बाद जो प्रैक्टिस मॉडल क्वेश्चंस है उनको देखेंगे, एसे के बोलिए आंसर राइटिंग के बोलिए। ठीक है, तो मिलते हैं हम अगले वीडियो में। जय हिंद।